नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टीकरण से बात बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर, खासकर भाषणों का तेवर, जो लोग समझ पाते हैं वो समझ गए होंगे कि ये रूप, ये अंदाज, ये आवाज कहीं ना कहीं 2014 की याद खुलकर ताजा कर जाता है। वैसे खुलकर बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी कई बार राजनीतिक हमले करते हैं, लेकिन इस बार यूसीसी, 3 तलाक, भ्रष्टाचार, जातिवाद को लेकर और खासकर इन शब्दों से विपक्ष के नेताओं का संबंध बताकर खुला चैलेंज इस बार उन्होंने कर दिया। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव को लेकर अब बीजेपी खुला युद्ध करने के मूड में है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी के भाईजान होंगे और खालिस मुसलमानों की टोपी पहनकर तुष्टीकरण करने वालों का पर्दाफाश होगा। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी का अपने समर्थकों को मंत्र और एजेंडा फिक्स हो चुका है और इसी एजेंडे को लेकर मध्य प्रदेश से पूरे देश को संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ कहा है, एक एक कर हम आपको बताते हैं। लालू फैमिली पर क्या कहा, भ्रष्टाचार पर क्या कहा, अपने एजेंडे को लेकर क्या कहा, सारी बातें एक के बाद एक आप देखें। अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। चलिए सीधे चर्चा पर आते हैं। पटना से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इशारा क्या था। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत उषा विद्यार्थी जी। अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार का स्वागत राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद जी, प्रधानमंत्री ने पटना की बात कही लेकिन अंदाज कुछ दूसरा था। यहां पर लोग जो महाजुटान कर रहे थे उस पर वो चुटकी ले रहे थे, तंज कस रहे थे, लेकिन पटना से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, क्या रिएक्शन है आरजेडी का? देखिए विवेक जी, पटना से डर लग गया उनको, इसीलिए सपने में भी अब पटना आ रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण दिया, ये स्पष्ट करता है कि विपक्षी दलों की एका का संकल्प मात्र से ही इनको डर लगने लगा है। जब ये वृहद स्वरूप में सामने आएगा तो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी गद्दी किसी और को सौंप करके गुजरात चले जाएं, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति उनको दिख रही है। जो ये देश का एजेंडा तय कर रहे हैं, सबसे पहले जो जनता ने एजेंडा तय कर दिया है उसका भी आकलन कर रहे हैं ये, और इनको पता है कि देश की जनता के एजेंडे में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो पेट्रोलियम पदार्थों पर रेट बढ़ रहा है, जिस तरह से गैस प्रधानमंत्री ने ऐसी कौन सी बात कर दी जिसको लेकर के आपको इतना दुख लग रहा है? इससे पहले आप पार्टी ने कही, इससे पहले दूसरी पार्टियों ने कहा। हमारा ये कहना है कि आज प्रधानमंत्री के मुखारविंद से अगर ये चीजें निकल रही हैं तो ये इतनी पीड़ादायक कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जिनके साथ आप बैठक कर रहे थे, जिस आप पार्टी के साथ आप बैठक कर रहे थे, उस आप पार्टी की तरफ से भी तो कुछ ऐसा ही बयान आया था। देखिए विवेक जी, पीड़ा हमको नहीं है, पीड़ा जिनको है उनकी पीड़ा सामने आ गई और स्पष्ट रूप से आ गई। आपने देखा होगा कि 23 तारीख की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष तक ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी,
ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट बहुत जबरदस्त है, और इतनी जबरदस्त है कि उसका जो अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री का आज जो स्पष्ट रूप से सामने बात आया और पटना जो सपना में आया उसका प्रकटीकरण जो आज देखने को मिला, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं पटना से जो आवाज निकली है वो माननीय प्रधानमंत्री के कानों तक गूंज रही है, और वो हमेशा गूंजती रहेगी, चूंकि 2014 का जो एजेंडा है वो 23 की बैठक में तय हो गया है, और उनको ये बात पता चल गया है कि जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प था वो संकल्प मूर्त रूप ले चुका है, और शिमला में स्पष्ट रूप से ये दिखेगा। इसीलिए ये आधा गिलास पानी को देखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। उषा विद्यार्थी से इसका जवाब लेते हैं। उषा विद्यार्थी जी, प्रधानमंत्री कभी खुलकर इस तरह से बोलते नहीं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा वो पुराने रंग में नजर आए और ऐसा लगा कि ये इस बार आर और पार की लड़ाई होने वाली है। देखिए विवेक जी, जो ये कह रहे हैं कि पटना सपना में आ रहा है, पटना और बिहार तो इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए सबको पटना याद रखना चाहिए कि कल 26 तारीख था, आपातकाल की घोषणा हुई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसमें कितने नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यही पटना से जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया, यही पटना की धरती तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि पटना के धरती से इन भ्रष्टाचारियों ने, जिस पर सब पर घोटालों का चार्ज है, सारे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। आप उषा विद्यार्थी जी बता रही हैं, छुपा रही हैं, लालू प्रसाद को इसमें कोर्ट नहीं किया गया। आपको ऐसा नहीं लगता लालू प्रसाद को कोर्ट किया गया? यहाँ पे घुमाकर बात कही प्रधानमंत्री। लालू प्रसाद को नहीं कहा गया, सबके विषय में, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, सारे घोटालेबाज जो वहां जमौड़ा था पटना में, उसके बारे में उन्होंने कहा। ये परिवार के आप सब पीछे आप देखे होंगे, सबके पुत्र खड़े थे। तो आप लोकतंत्र में काम करना चाहते हैं, जनता का काम करना चाहते हैं कि अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ठीक है तो कहा कि कांग्रेस को वोट देना है तो उसके परिवार को बढ़ाना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, लालू जी के बच्चों को आगे बढ़ाना है तो लालू जी को वोट दीजिए। अगर जनता को यही लगता है कि इन भ्रष्टाचारियों को के साथ देकर के हमको नरेंद्र मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री है जिनका एजेंडा सचमुच में सही है, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वो हर क्षेत्र के लिए, अभी देखिए घुमंतु जो लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं। अभिषेक झा बताइए, इस विचारों को आप कैसे समझ पा रहे हैं? हर समय जो विकास की बात करते हैं, हाँ। उनको कह रहे हैं कि वो ऐसे पटना के बारे में सपना देख रहे हैं। क्यों देखेंगे? पटना से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? प्रधानमंत्री ने ये कहा, इस पर रिएक्शन हम दे रहे हैं। घूमते रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया, लेकिन उन्होंने पहली लाइन जो कही, हमारा जो महाजुटान हुआ, पटना से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी, कैसे समझ रहे हैं, इसे क्या देख रहे हैं अभिषेक झा? चलिए, से एक बात तो स्पष्ट और साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दंभ भर रहे थे कि हमारी दिलचस्पी नहीं है ऐसी बैठकों में और ऐसी बैठकों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री जी ने अपना इतना कीमती समय देकर, इतना विश्लेषण करके इस बात पर मुहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में इस बात को लेकर जबरदस्त बेचैनी है। चलिए, प्रोग्रेसिव सोच के लिए नहीं, कम से कम इसी बहाने पटना की धरती को, बिहार को प्रधानमंत्री जी ने याद किया। मुझे लगता है कि परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपने आजू बाजू देखना चाहिए, राजनाथ सिंह जी के विषय में सोचना चाहिए, अमित शाह जी के विषय में सोचना चाहिए, अनुराग ठाकुर जी को देखना चाहिए, पंकजा मुंडे जी हैं, मेनका गांधी हैं, उनके सुपुत्र हैं, अनगिनत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। बिहार में आप चले आएंगे तो कई आपको पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई पड़ेगी, कई ऐसे उदाहरण है। मैडम, मैंने आपके विषय में नहीं बोला, मैंने आपके समय में नहीं बोला, मैंने आपके समय में नहीं बोला। आप तो सीनियर है मैडम, डिबेट के डेकोरम को मेंटेन रखिए। मैंने सुन लिया आपकी बात, बहुत सारा मसला है, ऐसे कई जो हमारे यहाँ परिवारवाद की और वंशवाद, तो वंशवाद और परिवारवाद पर ऐसे नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी। और भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के मामले में तो जबरदस्त है भाई, इनके पास प्योर वॉशिंग मशीन है। हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, सारे अपराध धुल जाते हैं, सारे आरोप धुल जाते हैं, सीएम तक बन जाते हैं। नारायण राणे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, गिनत ऐसे मसले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद पर बोलते हैं ना, तो अपने आप में एक नया जुमला दिखाई पड़ता है। खैर, प्रधानमंत्री जी अगर एजेंडा ही सेट कर रहे थे तो देश के लोगों को बताते कि इतने वर्षों तक जो वादा नहीं पूरा किया उसका कारण क्या था, और अगर सचमुच वो चाहते हैं कि देश की जनता उन पर फिर से एक बार भरोसा करे, तो अच्छा तब लगता जब प्रधानमंत्री जी अपने आगे का रोड मैप बता रहे होते। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को एक बार फिर से गुमराह ही किया है। और अच्छी बात क्या है ना इसमें कि प्रधानमंत्री जी ने खुद साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अभी का क्या है। इससे हमें ही सहूलियत होने वाली है विवेक जी। आगे की बैठकों में हम समझ पाएंगे कि हमारा गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा एनडीए गठबंधन, उनका मनोबल और कमजोर होता चला जाएगा। आप जिन प्रदेशों का जिक्र कर रहे थे ना, वो सारे के सारे प्रदेश, वहां की पूरी जनता आपको माकूल और बखूबी जवाब देगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। हालांकि हमारे चाहने मात्र से होने नहीं वाला। ठीक है, हम एक बार घूम कर आते हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानमंत्री ने आ रहे हैं, उषा विद्यार्थी जी आ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जो बातें प्रधानमंत्री ने रखी, एक एक कर नाम लेकर कितनों का घोटाला हुआ, किसने घोटाला किया, किस सरकार में घोटाला हुआ, और पटना में ये बैठक हुई, इस पर एक साथ उन्होंने हमला बोल दिया। नाम लेकर उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन इस बैठक में उन्होंने नाम भी लिया, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और बूथ लेवल तक मजबूत होने की बात कही, पसमानदा मुसलमानों के हित की बात कही, उन्हें कैसे कुमुलेट करना, कैसे उन्हें अपने साथ लेकर चलना है, इसकी बात उन्होंने की। तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं उस पर उन्होंने वार किया। डॉक्टर संजय कुमार हमें जरा बताइए, प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चीजों को वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पेनिट्रेट करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, वो तुष्टीकरण की बात न करके वो संतुष्टीकरण की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन वैसे पहलुओं पर प्रहार करने की कोशिश की है जो पहलू को उन्होंने डेटा के साथ उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की। ठीक है, पक्ष के पास भी चीजें हैं, विपक्ष के पास भी चीजें हैं। अब भ्रष्टाचार तो एक विषय है जिस पर राजनीति होता है और चुनाव प्रभावित होता है। कर्नाटक का चुनाव जो हुआ वो पे सीएम और 40% कमीशन के नाम पर जिस तरह से एक माहौल बना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कल हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को अगर इशू बनाते हैं और अगर इसको समझाने में वो कामयाब होते हैं तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार की बात जनता से कनेक्ट हो, और जब जनता से चीजें कनेक्ट होगी तो चीजें प्रभावित कर सकती है। इसलिए करप्शन को एक इंपॉर्टेंट तौर पर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। क्या उसमें सफल होंगे या सफल होंगे वो तो बात की चीज है। परिवारवाद को लेकर के, चाहे वो परिवारवाद का बात भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो परिवारवाद का मामला विपक्ष में हो, परिवारवाद क्या लोकतंत्र में कोई उसकी जगह है क्या? ठीक है, नेता का पुत्र नेता हो सकता है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर हो सकता है, लेकिन कोई विरासत के तौर पर जब चीजें चलने लगती हैं तो जनता को छूती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में वो विरासत सौंपने की बात हो, चाहे विपक्ष में विरासत सौंपने की बात हो, ये जनता को छूती है, टचिंग होता है कि भाई क्यों सारी योग्यता, सारी क्षमता इन्हीं में इस वजह से आ गई कि चूंकि वो इनके पुत्र हैं या इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बात को भी प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक अंदाज में बताने की इन्होंने कोशिश की। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आपका क्लिपिंग चल रहा है या जो आपका ये है टैगलाइन है कि एजेंडा ये यूसीसी के नाम पर ये सेट करने जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से आज इन्होंने इंटरप्रेट किया, इन्होंने कहा कि दो तरह की चीजें इस देश में नहीं चल सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट, जब लॉ कमीशन इस बात को कह रहा है कि आप इसको एनालाइज कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आखिर इस देश में क्यों? तो एक चीजें तो आज रिफ्लेक्ट होकर के आई। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और विपक्ष का कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एजेंडा के तौर पर अगर आप कहेंगे तो यूसीसी जो है वो उसको भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एजेंडा के तौर पर सेट करने जा रही है। जहां तक पसमानदा मुसलमानों का सवाल है, पसमानदा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है कि भाई जो पार्टियां ये कहती है कि हम मुसलमानों के ही तैसी हैं, आखिर अगर वो मुसलमानों के ही तैसी हैं तो ये पसमानदा छूट कैसे गए? ये समाज में पिछड़ क्यों गए? ये अशिक्षित क्यों हो गए? मतलब कि वहां भी भेदभाव है, वहां भी आप चीजों को बांट करके देखते हैं।
तो पसमानदा के प्रति एक इन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की है। आपको याद होगा कोशिश की गई थी अमित शाह ने जब किशनगंज में जब शुरू किया था, सीमांचल में, वहां भी पसमानदा कार्ड को इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ प्रेजेंट किया था कि भाई ये जो है ये छद्म मुस्लिम प्रेम करते हैं। अगर वास्तव में इनका मुस्लिम प्रेम भी होता तो ये मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो अशिक्षित। डॉक्टर संजय, आप मानते हैं कि सोनार की 100 लोहार की एक, और इस बार जो प्रधानमंत्री ने जो कहा ये महाजुटान पर हावी हो गया? पसमानदा वाला इशू टचिंग तो है, क्योंकि सीमांचल में भी इसको भुनाया था, यहां भी उठाया था। अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि जो विपक्ष की बैठक हुई पटना में और जो विपक्ष की बैठक में हुंकार भरी गई उसका काट के तौर पर प्रधानमंत्री जी का बयान आया और चीजों को डाइल्यूट कर दिया, अभी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है कि एजेंडा क्या सेट कर दिए, ये 2 एजेंडा मुझे लगता है यूसीसी, इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी राज्य और देश स्तर पर इसको भुनाने की कोशिश करेगी। और पसमानदा के इशू पर मुसलमानों को जो संतुष्टिकरण की बात की जा रही है ना, कि मैं तुष्टिकरण नहीं करूंगा संतुष्टिकरण करूंगा, वहां पर ये इस मामले को लेकर के कि वो जो पसमानदा समाज जो छूट गया, जो पिछड़ गया, जिसको मुसलमानों में दलित कह के किनारे कर दिया गया, उसको हमने पकड़ा। भला क्यों नहीं? बिल्कुल, उन्हें हमने सपोर्ट किया। हमारे साथ अभिषेक क्या कहना चाह रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवेक जी। हमें लगता है कि हर किसी को इस पहलू को जरूर आजमाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में जब भ्रष्टाचारियों पर, उनके अकॉर्डिंग जो लोग भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश में, उनकी पार्टी के लोगों को छोड़कर संबोधन कर रहे थे, तो पटना वाले बता रहे थे, बार बार पटना को केंद्रित करके अपना बयान दे रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने बिहार का पटना वासियों का अपमान ही किया। एक बार तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था, तब तो बोरों में भरकर बिहार वासियों ने उन्हें अपना नाखून और बाल भेजा था डीएनए की जांच के लिए। और फिर से इस तरह का बयान देकर बिहार के सेंटिमेंट्स को, पटना के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करते हैं। मैं दावे के साथ बता सकता हूं, जिस तरह की नीति इनकी रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं, जिस तरह से बिहार को लेकर जो दोहरा चरित्र इन लोगों का रहा है ताकि बिहार का विकास ना हो सके, बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाए, वो तो है ही, लेकिन जिस तरह का संबोधन वो लगातार करते आ रहे हैं और बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, जिस बिहार ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सांसद जितवा करके दिए थे, उस बिहार के लोगों का अपमान इन्हें आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। उषा विद्यार्थी, रुकिए, उषा जी भी है बिहारी, पूछिए इनसे कि बिहार का अपमान बर्दाश्त। मतलब जेडीयू से ऐसा मान रही है कि जिस तरह से डीएनए की बात से इसे जोड़ रही है। देखिए विवेक जी, जेडीयू के पास अब कुछ एजेंडा तो अपना बचा नहीं। अब तो लालू जी का ढोल बजाने में लगे हैं कि लालू जी क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए ऐसी कोई बात न पहले किए थे और ना आज ही करेंगे। आपके भी डीएनए पर सवाल उठाया था, हमारे पर भी उठाया था, संजय जी के भी डीएनए पर उठाया था सवाल। किसानों को, विवेक जी आप भी आते हैं बिहार से, आपके भी डीएनए पर सवाल उठाया था उन्होंने बच्चियों के लिए कितनी दुखद बात है। उन्होंने कौन सा काम ऐसा नहीं किया जो आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है जो उन्होंने देश पर कर्जा बढ़ा दिया। इस बयान को पकड़ा शायद देश पर कर्जा, उसको अपने तरीके से बयान में संबोधन कर रहे हैं, संबोधन है इस तरह का संबोधन है। अपने हिसाब से नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल अभिषेक गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहने का औचित्य यह है कि पटना में ये बैठक हुई और हास्यास्पद इसलिए है कि जो भी जितने पटना से बेहतर जगह क्या हो सकती ममता बनर्जी, इस बात को लेकर अभिषेक ने कोट किया। नहीं, बेहतर जगह तो है ना, वो आगे भी रख रहे हैं। अब देखिए शरद पवार का कल ही हम अखबार में देख रहे थे, बयान आया। जरा इसे क्लियर करते हैं डॉक्टर संजय, बताइए प्रधानमंत्री इस बात आया ही नहीं, क्या इस बयान को फिर से चलाने की जरूरत है? ही नहीं, आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर संजय? कौन प्रधानमंत्री होगा? डॉक्टर संजय कैसे देख रहे हैं कि पटना से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती? इस बात को अभिषेक क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, पटना में ऐसा नहीं है। जो बात कर रहे हैं ये तो बात संजय जी भी कर रहे हैं। जी उषा जी, एक मिनट, ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि पटना का जो कालखंड रहा है वो केवल आरजेडी का कालखंड रहा है। पटना में तो एनडीए भी सत्ता में रही है, तो पटना भ्रष्टाचार की भूमि कैसे हो गई? ठीक है, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री पर आरोप भ्रष्टाचार के लग सकते हैं, लेकिन पटना की जमीन भ्रष्टाचारी, जिस जमीन से जयप्रकाश 74 साल का बूढ़ा जो आवाज देता है इसी करप्शन के विरोध में, बदलाव का वाहक ये पटना रहा है, बदलाव की भूमि पटना रही है, वो पटना की जमीन कैसे भ्रष्टाचारी हो सकती है? ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ठीक है, उनके क्या छायावाद में वो क्या बताना चाहते थे, अपमानित किया है बिहार को। आप भी तो सत्ता में रहे, मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं कि क्या एनडीए सत्ता में नहीं रही है क्या?
और जब प्रधानमंत्री जी भी पटना आते हैं तो क्या पटना और एनडीए की सरकार जब इनकी थी तो इसकी सराहना करते थे? डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है वहां कि पर सहमत नहीं, जेडीयू और आरजेडी मिलकर इसे एक नया मुद्दा, एक नया कोण देंगे? ये तो आरजेडी जेडीयू का मामला है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार की जमीन तो क्रांति की जमीन रही है, बदलाव की जमीन रही है, जयप्रकाश जैसे कि लोगों की जमीन रही है। ये भ्रष्टाचारियों की जमीन कैसे हो सकती है? मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हो सकता हूं कि ये जहां भ्रष्टाचारी कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री जी इस बात के द्योतक बने हैं कि पटना को, बिहार को अपमानित कर रहे हैं। पटना जयप्रकाश जी की धरती है। इस धरती पर भ्रष्टाचारियों को जो बदलाव का वाहक रहा हो, आप अपमानित करके चले जाएंगे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बिहारवासी जाग चुके हैं, इसी बिहार से बदलाव की बयार रहेगी। उषा जी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो गलत बोला या सही बोला? प्रधानमंत्री जी ने जो बोला गलत बोला। ये बिहारियों का अपमान नहीं है, अपमान ये अपमान नहीं है, धरती है। बिहारियों का प्रधानमंत्री जी ने जो बोला गलत बोला। बिहारियों का अपमान आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया, तो सवाल का जवाब है कि हाँ, मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है, कई मसले उठाए हैं और इस बार खासकर यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री ने और पसमानदा मुसलमान को लेकर जो बातें उन्होंने कही वो उनका अंदाज बता रहा, उनकी आवाज बता रहा और खासकर उनका आत्मविश्वास ये कह रहा है कि इसी एजेंडे पर हम चलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जगाया और यह कहा कि अभी से जुट जाने का समय है और जो भी बातें कहनी है खासकर मुसलमानों के बीच में तो तथ्यों के आधार पर कहिए, इसकी तैयारी भी आप कर लीजिए। ये बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। हालांकि पटना वाली बात को लेकर किस तरीके से जेडीयू हमलावर है, इस पर अलग से एक डिबेट और हो जाएगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।